हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम टू डीसी पाठशाला। देखिए गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ने जाएंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो होती है सिर्फ एज ए लैंग्वेज। अगर आपको एज ए लैंग्वेज जाओगे तो देखिए, लैंग्वेज का व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि आप जो एक मैसेज देना चाह रहे किसी को, सपोज यहाँ पे ए कोई बात बोलना चाह रहा है बी को, और अगर वो बात बी को समझ में आ जाए तो वो एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज तो कोई भी तरह की हो सकती है। लैंग्वेज आपकी इंडिकेशन भी हो सकती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश एनी लैंग्वेज हो सकती है। देखिए, जब आप सिर्फ किसी भाषा को एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैसेज को कन्वे करना है तो वो सिंपल लैंग्वेज है। उसके अंदर आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली चीजें बहुत डिटेल में चेक की जाती है, थरली चेक की जाती है। उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव बस मैसेज को कन्वे करना है। इसीलिए कभी भी अगर आप किसी फॉरेनर से बात करेंगे तो वहां पर उसको आपका सिर्फ मैसेज जानना है, तो इसलिए वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ये सेंटेंस गलत बोला है। वो आपका मीनिंग समझ जाएगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो आगे चला जाएगा। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है लैंग्वेज का, कि मैसेज को कन्वे करना और दूसरा बंदा उसको समझ पाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव की, और कंपटीशन में जब आप तैयारी करने जाते हैं किसी भी लैंग्वेज की, वेदर प्रिपेयरिंग फॉर हिंदी, इंग्लिश और जर्मन और एनी लैंग्वेज, अगर आप उसको एज ए कॉम्पिटिटिव की तरह लेके चलेंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर हर चीज को थरली चेक किया जाता है। थरली का मतलब होता है हर चीज की बारीकी को समझा जाता है। अब जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करें तो वहां पर जब आपने कोई वर्ड लिखा उसकी स्पेलिंग से लेकर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर तक लेकर, उसके अलावा उसकी सुपरफ्लुअस सेंटेंस ना बन गया हो, रिपीटेशन ना हो, हर चीज का एक रूल है। और जब आप उस चीज को एज ए रूल पढ़ोगे तो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं किसी लैंग्वेज को और कॉम्पिटिटिव की तैयारी में डिफरेंस क्रिएट करता हूं तो मैं बस इस सी को क्रिएट करता हूं। सी का मतलब होता है करेक्ट। हर चीज आपको करेक्ट लिखनी पड़ती है, तब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। और अगर सिर्फ आप बात करें और बात करते टाइम आप शी की जगह अगर हर यूज कर लेते हैं या थोड़ा बहुत चल जाता है। देखिए, लैंग्वेज में हर चीज एक्सेप्ट हो सकती है, बट अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो वहां पर ऐसे ऐसे रूल अप्लाई होंगे जो आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो सही लगेंगे, बट ग्रामेटिकली वो सारे रूल गलत होते हैं। तो दैट इज वाई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना अलग होता है और सिर्फ लैंग्वेज सीखना अलग होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी को एज ए कॉम्पिटिशन की तैयारी करते, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज सीखें और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी बात हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो आपको आइल्स की तैयारी करनी है, आपको बाहर जाना पढ़ने के लिए, तो वहां पर जब आप आइल्स की तैयारी करोगे तो वहां पर जो लैंग्वेज है ना उसको भी चेक किया जाता है। मतलब इसमें आपकी रीडिंग चेक की जाएगी, लिसनिंग चेक की जाएगी, स्पीकिंग और राइटिंग चेक की जाएगी। वहां पर फिर से एक कंपटीशन जुड़ जाता है, इसलिए वहां पर फिर करेक्ट वर्जन चेक किए जाते हैं। हालांकि वहां पर बहुत सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट मेनली क्या होता है वहां पर लैंग्वेज में जब जैसे कंपटीशन जुड़ता है तो उसका मतलब होता है कि आपको हर चीज क्या डालनी पड़ती है, करेक्ट। और जब ये चीज आ जाती है ना करेक्ट वाली, तो समझ जाइए कि आप कंपटीशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, लैंग्वेज को सीखना अलग है और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना अलग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं हमारी क्लासेस के अंदर, आपने देखे भी होंगे, उनका स्पोकन का कॉन्फिडेंस एक एक्सट्रीम लेवल पर होता है। स्पोकन में तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ गलतियां भी करते हैं, बट वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जब वही बच्चा कॉम्पिटिटिव वाले रूल को पढ़ता है तब उसे लगता है कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो दैट इज द रीजन कि कंपटीशन की तैयारी थोड़ी सी अलग होती है और आपकी लैंग्वेज अलग होती है गाइस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन जब आप सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ते हैं और कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि कैसे आपकी जो क्वेश्चन है किस तरीके से बन जाएंगे और कैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। देखो, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज कैसे होगी। देखो, अब जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपको जब लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा तो एक चीज ध्यान रखना, एंड आई कैन अश्योर यू कि जब मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, सपोज आई एम टीचिंग यू टेंस, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन टेंस पढ़ा दिया आपने, स्कूल में पढ़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ा हुआ, बहुत सारे बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी हुई कोचिंग सेंटर में जाकर वहां पर भी पढ़ा होगा। बट वहां पर प्रॉब्लम है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा सा थ्योरी कराई, कुछ क्वेश्चंस करवाएं और टाटा बाय बाय। बट ऐसे होगा नहीं। देखो, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो टेंस पढ़ने के बाद आपको टेंस का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग ऑटोमेटिकली ही इंप्रूव हो जानी चाहिए। आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जानी चाहिए टेंस सीखने के तुरंत बाद ही। और उसके बाद जब हम उसके अंदर चैप्टर को ऐड कर देंगे, वॉइस को, आपका नरेशन को, आपका क्वेश्चन टैग को, या कुछ ऐसे चैप्टर जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन उसी दिन से आ जानी चाहिए। तो मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या बेसिक चीजें पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो कि जैसे मैं बता रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आर्टिकल पढ़ाया मैंने, आर्टिकल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस, और टेंस के बाद मैंने आपको पढ़ाया सपोज कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया।
कंडीशनल सेंटेंस के बाद मैंने आपको पढ़ाया एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चों। एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद मैंने आपको पढ़ाया नरेशन। अगर आपको ये 5 चैप्टर्स अगर आपने थरली मुझसे ही पढ़ लिए, आई कैन अश्योर यू इसके बाद आप किसी भी लाइन को ट्रांसलेट कर पाएंगे, बशर्ते कोई एडवांस वोकैबुलरी का कोई वर्ड ना दे दूं मैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि यूएसए क्या है, यूक्रेन को भड़का रहा है। अब ये ट्रांसलेशन लाइन तो बहुत इजी, आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट इसमें भड़काने के लिए अगर आपको वर्ड नहीं आता तो मुश्किल हो गया। तो इसीलिए अगर बेसिक जो भी लाइन होगी वो आप कर पाएंगे। जैसे मैं फिर बता दूं, जैसे लिखा है यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, भड़का रहा है, तो यूएसए इज, भड़काने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है बच्चों प्रोवोक, और प्रोवोक के बहुत सारे वर्ड होते हैं। यूएसए इज प्रोवोकिंग किसको, यूक्रेन को प्रोवोक कर रहा है। ये मान लो एक मैंने सेंटेंस लिखा, यहाँ पे जो प्रोवोक है ना, अब यहां पर इंक्लूड हो जाती है वोकैबुलरी। तो प्रोवोक एक भड़काना वर्ड होता है, प्रोवोक के अलावा एक वर्ड होता है आपका इनवोक, एक होता है बच्चों इनसाइट, भी भड़काना होता है, प्रोवोक, इनवोक, इनसाइट। इसके अलावा इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, भड़काना होता है। इसके अलावा स्टर का मतलब भी भड़काने होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एक वर्ड के जब आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 वर्ड हैं तो आप कंपटीशन के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास 2 से 3 है तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप 6 से 7 पे हैं तो आप टीचर बनने के बिल्कुल तैयार हैं। तो मतलब क्या होता है, जब आप एक वर्ड के 5 से 7 सिनोनिम्स आपको याद हैं तो समझ लीजिएगा आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। तो अब ये जो लाइन मैंने बोली ना कि यूएसए यूक्रेन को भड़का रहा है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बशर्ते एक वर्ड था जो कि क्या था आपका, प्रोवोक करना, दैट इज प्रोवोकिंग। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि लैंग्वेज को सीखना लेकिन वोकैबुलरी के साथ बहुत जरूरी होता है। तो जब ये बेसिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको ये चीजें कवर हो जाएंगी, ट्रांसलेशन आपको आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखना। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखो, लैंग्वेज को ना आप कहीं पर भी पढ़ो, सबसे पहले जो मैं आज ये सिलेबस लिखवा रहा हूं बोर्ड पर, आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो मेरी एडवाइस है उनको ये जो मैं बोर्ड पे सिलेबस टॉपिक लिख रहा हूं ये सारे करने हैं। अगर वहां पर एक भी टॉपिक मिस कराया जा रहा है तो इसका मतलब आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टॉपिक के इंग्लिश में। तो जो हमारे बेसिक टॉपिक है बच्चों, बेसिक में मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं आपको आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में आपको पता है ए पढ़ते हैं हम, एन पढ़ते हैं और बच्चों दा पढ़ते हैं। अगर आप मैं ए एन दा को ही बताऊं ना, इसकी भी 5 से 6 क्लास दी जा सकती है, इतना एडवांस टॉपिक है ये। हालांकि बहुत जल्दी इसको निपटा दिया जाता है, बट इट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक अगर इसको थरली कराया जाए, ठीक है। आर्टिकल हो गया, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं बच्चों टेंसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। में पूरा सिलेबस लिख रहा हूं कि हम क्या पढ़ने वाले आने वाले टाइम में और क्या क्या पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ जाना एक्टिव पैसिव वॉइस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नरेशन। अगर आपको ये टॉपिक, इसके अलावा एक पढ़ लेंगे हम इसके अंदर क्वेश्चन टैग। तो ये जो 6 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे इंग्लिश में, दीज 6 टॉपिक्स आर वेरी बेसिक, मतलब इनके बिना आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आप सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, तो एरर फाइंडिंग तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आने वाला है, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी, जो कि आप अगर किसी अलग कोचिंग सेंटर में जाओगे वहां नहीं आएगी। वहां बोला जाएगा कॉम्पिटिशंस की अलग होती है, स्पोकन अलग होती है, मैं सब इट ऑल रबिश। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश को कवर करें कंप्लीटली, तो मैं बता देता हूं आपकी स्पोकन, ट्रांसलेशन, कॉम्पिटिटिव हर चीज कवर हो जाएगी यहीं पर। तो ट्रांसलेशन होगी, इसके बाद आपको स्पोकन में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली जब ट्रांसलेट तभी तो आप स्पोकन कर पाएंगे। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे रूल्स मैं कवर करा दूंगा यहाँ पे। तो ये चीजें कवर हो जाएंगी चैप्टर के बाद। उसके बाद इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्वेश्चन मेरा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव इन इंग्लिश, जरा सोचिएगा। तो टोटल है बच्चों 8। कौन कौन सी है? एक होती है बच्चों नाउन, दूसरी होती है प्रोनाउन, ठीक है। अगला होता है आपका एडजेक्टिव बच्चों, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद होता है बच्चों वर्ब, ठीक है, वर्ब। अब हम सब चैप्टर को थरली पढ़ने वाले हैं। वर्ब के बाद क्या होता है बच्चों? एडवर्ब होता है। एडवर्ब के बाद हम पढ़ सकते हैं कंजंक्शन। पहले ध्यान रखना, ये कंजंक्शन होता है, बच्चे इसको कंजक्शन लिखते हैं जेयूसी की, जो कि गलत होता है। इसके अलावा आप इसके साथ हम पढ़ने वाले इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब के बाद पढ़ेंगे हम लोग बच्चों प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, ये हो गया। प्रीपोजिशन के बाद पढ़ने वाले बच्चों हम इंटरजेक्शन। ये हमारे चैप्टर होंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी का सेशन। और वोकैबुलरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक को, जिस कॉन्सेप्ट को हर टीचर बचता है पढ़ाने से, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन देखो, मैं पहले वोकैब बताता हूं। वोकैब में हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम बोलते हैं मुहावरे में लकोक्तियां। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपके साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा थरली। वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका सिनोनिम्स, सेम मतलब वाले वर्ड। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, जिनका अपोजिट मतलब होता है एंटोनिम्स। इसके अलावा हम पढ़ने वाले बच्चों होमोनिम्स, होमोनिम्स। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका फ्रेजल वर्ब। ये मैंने इस वोकैबुलरी में डाल दिया क्योंकि इसका एक वर्ब का वोकैबुलरी से भी रिलेट हो जाता है चैप्टर, हालांकि कॉम्प्रिहेंशन में भी डाला जा सकता है। तो ये टाइप हो गया। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए सबसे पहले पैसेज आते हैं आपके, पैसेज। ठीक है, पैसेज के बाद आपका आने वाला दूसरा जो टॉपिक आएगा इंग्लिश में, दैट इज पैराजंबल, जिसको आप प्यूक्योरास की फॉर्म में भी याद रखते हैं। पैराजंबल, आपको स्टोरी दे दी जाती है और शफल कर दिया जाएगा और आपको उसको ठीक करना होगा। पैराजंबल के बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर बच्चों आपका फिलर्स, और फिलर्स भी डबल फिलर के साथ पढ़ेंगे। आपने बैंकिंग में सुना होगा डबल फिलर्स देखे होंगे, लेकिन एसएससी में भी आने लगे तो हर चीज हमें पढ़नी थरली। इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं, डबल फिलर, फिलर्स। ठीक है, इसी में एरर भी मैं इसी में डालूंगा कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि एरर देखो ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा है ना बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है आपका बेसिक पूरा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी हो, वोकैबुलरी पूरी हो, तब जाके आपके एरर निकलेंगे। क्योंकि अगर वोकैब है, कोई वर्ड है, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा पार्टिसिपेट, ये वर्ब है, लेकिन रिक्वायरमेंट थी पार्टिसिपेशन लिखने की, मतलब वहां पर रिक्वायरमेंट थी नाउन लिखने की, पार्टिसिपेशन, वहां पे रिक्वायरमेंट थी नाउन की और लिख दिया मैंने वर्ब, तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक चैप्टर होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं तो इसे चैप्टर ही नहीं मानता, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको जिस दिन मैं टेंस पढ़ाऊंगा उससे पहले ही दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास बता दूंगा क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक चैप्टर है आपका इंग्लिश के अंदर। तो ये मिनिमम ये सिलेबस आपका होना चाहिए किसी भी सेंटर में आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये सिलेबस में से एक भी टॉपिक छूट रहा है तो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। वोकैबुलरी में लगभग मेरा ऐसा मानना है 2000 से 3000 वर्ड, अगर आपका बैच 3 महीने का तो ये कवर होने चाहिए, 3000 वर्ड होने ही चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ये हमारा पूरा सिलेबस होता है, अगर आपने ये कवर कर लिया है तब आप कंपटीशन में एक अच्छी स्टेज पर और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये आज के इंट्रोडक्शन मैंने रखा कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब लैंग्वेज होती क्या है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके, ऑथेंटिक कंटेंट दे सके, सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प हो। अगर आपका कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच।